आज की वीडियो में जो हम स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसको ब्लैक एक्ट भी बोला गया, राइट। इसके बारे में बात करेंगे, बट इससे पहले हम एक चीज देखेंगे। यहाँ पे एक टॉपिक है अगस्त डिक्लेरेशन 1917। अब बात करते हैं, जैसे हमने लास्ट किया था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसके बाद हम बात करते हैं अगस्त डिक्लेरेशन इन 1917। अब अगस्त डिक्लेरेशन 1917 क्या था? ये जो इशूड किया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 20th ऑफ अगस्त को किया गया था 1917 को, तो ये बात याद रखना। अब इस डिक्लेरेशन के थ्रू क्या बोला गया कि मतलब यहाँ पे ब्रिटिश ने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, जो इंडियंस को एक प्रपोजल दिया, ये काइंड ऑफ एक प्रपोजल था टू इंडियंस, कि जिसके थ्रू बोला गया कि हम क्या करेंगे, इंडियंस की पार्टिसिपेशन जो है, इंडियंस पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियंस की पार्टिसिपेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन में, हम उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ये सिर्फ प्रपोजल दिया भी इन्होंने, मतलब डिक्लेयर किया कि हम इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन को, पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर रहे हैं इन एडमिनिस्ट्रेशन में एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस में। ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन में, राइट। तो इस डेक्लेरेशन को एक और नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है आपके पास मॉन्टैग डेक्लेरेशन। मॉन्टैग डेक्लेरेशन, क्योंकि इस टाइम पे मॉन्टैग वाज द, मॉन्टैग क्या थे आपके पास, वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, तो अब इसी डिक्लेरेशन के बेस पे एक एक्ट आया था यहाँ पे, जिसको हम मॉन्टैग चैल्मस्फोर्ड एक्ट 1919 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखो, मॉन्टैग जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, एंड लॉर्ड चैल्मस्फोर्ड जो थे इस टाइम पे वाइस रॉय थे इंडिया के, राइट। ये बात क्लियर? यस सर। चलो अब आ जाओ अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट पे। अब देखो, ये उस टाइम के न्यूज़पेपर की कटिंग है जो आप देख रहे हो, राइट। इसको ब्लैक बिल नंबर 1 पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिस्टर शर्मा थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब बात करते हैं अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट क्या था, जिसको आपने सुना होगा पॉपुलरली, जिसको किस नाम से जाना जाता है, ऑल्सो कॉल्ड रॉलेट एक्ट, ठीक है। जो फेमस है रॉलेट एक्ट के नाम से 1919 में ये पास किया गया था, ठीक है। किसने किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो फॉर्म हुई थी इंडिया में, उसने इसको फॉर्म किया था, राइट। देखो, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस बिल को, मतलब सबसे पहले एक्ट बनने से पहले हमारे पास क्या आता है, बिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स बिल को पास किया, कौन सी डेट को, 18 मार्च 1919 को। बाद में इसको जो है 21 मार्च 1919 को प्रेसिडेंट, सॉरी, वाइस रॉय की एसेंट मिलेगी। इस दिन इसको वाइस रॉय जो है इस बिल को एसेंट देगा, और जैसे ही इस बिल को एसेंट मिल गई, तो ये बिल क्या बन गया आपके पास, एक्ट बन गया। इट बिकेम एन एक्ट, राइट। तो अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के पीछे, कि इस एक्ट के पीछे क्या रीजन रहे कि ये एक्ट जो है वो इनेक्ट किया गया, ठीक है। क्योंकि मैं बोलता हूँ हर जगह पे क्या होगा, कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। तो हम बात करते हैं हिस्ट्री की। अब देखो, 1917 की बात है। जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक अपॉइंट किया
एक कमीशन। अब वो कमीशन क्यों अपॉइंट किया, किसके मतलब यहाँ पे अपॉइंट किया गया कमीशन, किसकी हेडशिप में, उसके हेड थे जस्टिस सिडनी रॉलेट। ठीक है, अब देखा यहां पे क्या बोला कि बोला हम ये जो कमीशन अपॉइंट किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ जस्टिस सिडनी रॉलेट, जिसका पर्पस क्या था, इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने का पर्पस था कि यहाँ पे क्या करना था, बोला कि इन्वेस्टिगेट किया जाए, कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जाए किसकी, रेवोल्यूशनरी क्राइम्स की, जो इंडिया में रेवोल्यूशनरी क्राइम्स हो रहे हैं किस टाइम पे, देखो ये 1970 की बात कर रहा हूं। दैट मीन्स कि इन्होंने बोला कि जस्टिस सिडनी रॉलेट की जो ये कमीशन जो बना सिडनी रॉलेट की हेडशिप में, बोला कि इसका मेन पर्पस है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन करेगा जो रेवोल्यूशनरी क्राइम्स किए गए और हो रहे हैं इंडिया में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 के बीच में, जो ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की जा रही है कंट्री में। ठीक है, तो बोला साथ में जब ये इन्वेस्टिगेट करेंगे तो लास्ट में ये हमें क्या देंगे, मतलब यहाँ पे अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देंगे, सजेशन देंगे कि हम इनके साथ जो है कैसे डील करें। ठीक है, हाउ टू डील विद देम, राइट। तो यहाँ पे देखो अब ये इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, रॉलेट ने इन्वेस्टिगेशन किया रेवोल्यूशनरी क्राइम्स में, सब कुछ दिया लास्ट में, मतलब अब अपनी रिपोर्ट में कुछ सजेशंस इन्होंने दी गवर्नमेंट को। अब वो रिकमेंडेशंस इन्होंने क्या दी, रिकमेंडेशंस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने सीधी सी बात बोल दी कि बोला कि आप क्या करो, इंडिया में कंटिन्यू रखो जो वॉर टाइम रेस्ट्रिक्शंस आपने लगाई गई थी, कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर टाइम रेस्ट्रिक्शंस। मतलब कि जो वॉर टाइम पे आपने रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की थी इंडिया में, उनको क्या करो, कंटिन्यू रखो, राइट। एंड सेकंड यहाँ पे क्या बोला, अब बोला ये जो रेवोल्यूशनरी क्राइम के जो रेवोल्यूशनरी क्राइम्स के जो ट्रायल्स होंगे, दैट मीन्स ऑफेंसेस जो होंगे, रेवोल्यूशनरी ऑफेंसेस जो होंगे, इनका ट्रायल जो किया जाएगा, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस जो होगा वो एक स्पेशल कोर्ट द्वारा किया जाएगा। मतलब जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करेगा फिर बाद में उसका जब ट्रायल किया जाएगा कोर्ट में तो उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बना दो। और बोला ये जो स्पेशल कोर्ट जो होगा ये कंप्राइज करेगा 3 हाई कोर्ट जजेस, इसमें आपको 3 हाई कोर्ट जजेस जो है देखने को मिलेंगे, राइट। तो यहां पे देखो एक यहाँ पे ना एक फ्रेज जो थी वो उस टाइम पे क्या हुई थी, फेमस हुई थी, यहाँ पे बोला गया ना तो कोई अपील होगी ना ही कोई, ठीक है, हाँ, ना ही नो अपील नो दलील नो वकील। इसकी बात भी करते हैं, बट यहाँ पे देखो बोला कि ये जो ट्रायल जो किया जाएगा ऑफेंसेस का बाय स्पेशल कोर्ट जो कंप्राइज करेगा 3 हाई कोर्ट जजेस। और देखो इस कोर्ट का बोल दिया कि इस कोर्ट का डिसीजन जो होगा वो क्या होगा, आपके पास फाइनल डिसीजन होगा। मतलब ये जो जजेस डिसीजन देंगे ये फाइनल डिसीजन होगा, तो अल्टीमेटली इसके अगेंस्ट अब आप कहीं और चैलेंज नहीं कर सकते, कहीं और चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी क्या होता है प्रेजेंटली अगर बात करें कि यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया, उसको हम सेशन कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जैसे दिया तो उसको हम क्या करेंगे, हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कर देंगे। हाई कोर्ट के डिसीजन को हम चैलेंज कर देंगे कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक और पावर होती है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को फिर से चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में ही जजमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है, ठीक है, अगर अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आप कहां पे चैलेंज कर सकते हो, वहां पे कुछ केसेस होते हैं जिसको आप चैलेंज कर सकते हो। मतलब कुछ केसेस क्या, हाँ, अगर आपको लगता है कि आप इनोसेंट हो तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी चैलेंज किया जा सकता है, कहां पे, प्रेसिडेंट के पास। बट इस केस में बोला कि ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस जो है
वो ऑफ अ स्पेशल कोर्ट, ठीक है, बाय स्पेशल कोर्ट द्वारा की जाएगी, जो कंप्राइज करेगा 3 हाई कोर्ट जजेस, और उसके डिसीजन को आप कहीं और चैलेंज नहीं कर सकते, उसका डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मतलब यहां पे कोई अपील नहीं की जाएगी उस डिसीजन की, ठीक है। आगे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहां पे बोला गया कि आप जो वार टाइम रेस्ट्रिक्शंस थी, जिसमें बोला गया कि आप यहां पे कंटिन्यू रख लो अरेस्ट विदाउट वारंट। बोला कोई भी रेवोल्यूशनरी क्राइम करता है या आपको लगता है कि ये रेवोल्यूशनरी है, तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट, बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहां पे क्या बोला कि किसी भी पर्सन को आप डिटेंशन कर सकते हो, उसकी डिटेंशन विदाउट ट्रायल फॉर अप टू 2 years। मतलब आप पर्सन को क्या कर सकते हो, डिटेन कर सकते हो विदाउट ट्रायल। विदाउट ट्रायल का मतलब कि देखो अब उसको जो है कोर्ट के सामने लेके जाने की जरूरत नहीं है, और पुलिस वाले जो है डिटेनिंग अथॉरिटी जो है वो उसको अपने पास रख सकती है, कितने साल तक, 2 साल तक। ये बात बोल दी यहाँ पे, ये रिकमेंडेशन दे दी। अब देखो अगर प्रेजेंट डेट में अगर हम बात करें, तो जब हम पॉलिटी करेंगे तो उसमें करेंगे हम आर्टिकल 22 जो सेम बात करता है। आर्टिकल 22 जो आपके पास डिटेंशन की बात करेगा। यहाँ पे डिटेंशन में अगर बात करें तो 2 टाइप ऑफ डिटेंशन आएगी, पुनिटिव डिटेंशन होगी एंड यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन होगी। यहाँ पे पुनिटिव डिटेंशन में जो अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट किया जाएगा विद वारंट के साथ, यहाँ पे वारंट इशू होगा। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट तो किया जाएगा और वी कैन से डिटेन यहाँ पे किया जाएगा आपको विदाउट वारंट, राइट। जब हम बात करेंगे इसकी, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। बट यहाँ पे 3 महीने से ज्यादा जो है डिटेन नहीं कर सकते, नॉट मोर देन 3 months, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, पुनिटिव डिटेंशन अरेस्ट किया जाता है विद वारंट के साथ, तो अल्टीमेटली विद इन 24 आवर्स के अंडर जो है मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना जो होता है, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करवाना होता है, पेशी होती है इस पर्सन की। यहाँ पे नहीं करवाया जाता, ठीक है। 3 महीने तक जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो ये प्रोसीजर भी होता है। तो अल्टीमेटली देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने क्या बोल दिया कि इस एक्ट के अंदर, रॉलेट एक्ट के अंदर, अब बोला कि डिटेन किया जा सकता है पर्सन को विदाउट ट्रायल अप टू कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, राइट। अब देखो जैसे ये बिल प्रपोज हुआ था, मतलब ये जब बिल बन रहा था ना, जब इस बिल को फ्रेम किया जा रहा था, अब देखो बात तो बाहर लीक हो ही जाती है। अब जब मतलब इंडियन लीडर्स को इसके बारे में पता लगा और गांधी जी को जब इसके बारे में पता लगा, तो गांधी भाई साहब ने अब क्या किया, ऑन 24 Feb 1919 की बात कर रहा हूं, 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे में एक सभा की फाउंडेशन रखी। उस सभा का नाम था सत्याग्रह सभा। मतलब अभी देखो ये बिल जो था, इस पे ये बिल फ्रेम ही हो रहा था, अभी इस पे डिस्कस ही किया जा रहा था, ठीक है, लेजिस्लेचर में। तो उस टाइम पे ही गांधी ने क्या कर दिया, सत्याग्रह सभा की फाउंडेशन रख दी। और इस सत्याग्रह सभा का मेन पर्पस क्या रखा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये क्या करेगी सभा, प्रोटेस्ट करेगी। प्रोटेस्ट करेगी किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट रॉलेट बिल के और रॉलेट एक्ट के, ठीक है। जो ये रॉलेट बिल उस टाइम पे प्रपोज किए गए थे, इन रॉलेट बिल के अगेंस्ट क्या करेगी, प्रोटेस्ट करेगी, राइट। और यहाँ पे इस सत्याग्रह सभा के जितने भी मेंबर्स थे, इन मेंबर्स ने क्या किया था, शपथ ली थी, प्लेज किया था कि बोला ये क्या करेंगे, इस रॉलेट बिल को और रॉलेट एक्ट का क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। बॉयकॉट करेंगे और डिसऑबे करेंगे एट एनी स्टेज एंड इन एवरी फॉर्म, ठीक है। और डिसऑबे करेंगे इसको एट एवरी स्टेज, ठीक है, और इन एवरी फॉर्म।
जिस भी फॉर्म में इनको मिलेगा उस फॉर्म में जो है वो क्या करेंगे, इसको डिसऑबे एंड बॉयकॉट करेंगे। ठीक है, तो गांधी ने ही फिर जब इस बिल एक्ट को पास हो गया तो दैट मीन्स गांधी जी ने इस एक्ट को एक टाइटल दिया। अब गांधी जी ने इस एक्ट को क्या बोला, ब्लैक एक्ट। डन। हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो जब ये बिल पास हो गया तो अब गांधी जी ने इस बिल को क्या टाइटल दे दिया, ब्लैक एक्ट दे दिया। अब गांधी जी ने ही यहाँ पे क्या बोला कि अब यहाँ पे मतलब ये जो आपके पास जो है सत्याग्रह सभा जो थी, और गांधी जी ने जितने भी इंडियन लीडर्स थे जो इंडियन से रिक्वेस्ट किया कि अब हम क्या करेंगे, थ्रू आउट कंट्री में, थ्रू आउट इंडिया में ऑब्जर्व करेंगे हड़ताल, मतलब स्ट्राइक जो है वो करेंगे। ठीक है, हड़ताल और स्ट्राइक जो है हम यहाँ पे करेंगे। और गांधी जी ने क्या किया, बोला ये जो स्ट्राइक की डेट जो होगी वो 6 अप्रैल 1919 होगी। अब हुआ क्या था, ये जो डेट पहले स्ट्राइक की रखी गई थी, गांधी जी ने बोला कि हम क्या करेंगे, थ्रू आउट इंडिया में हड़ताल करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ये हड़ताल जो होगा ये हमारा प्रोटेस्ट शो करेगा किसके अगेंस्ट, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। पहले क्या किया गया था, ये जो हड़ताल की डेट जो फिक्स करी गई थी वो क्या थी, वो थी आपके पास 30 मार्च, 30 मार्च रखी गई, 30 मार्च 1919। बट कुछ रीजन की वजह से क्या हुआ था, इसको जो है चेंज कर दिया गया था 6 अप्रैल। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे। अब 6 अप्रैल 1919 को थ्रू आउट इंडिया में हड़ताल जो है वो ऑर्गेनाइज की गई। अब क्या हुआ, 8 अप्रैल को गांधी जो है वो बॉम्बे से निकल जाएंगे। गांधी लेफ्ट बॉम्बे, लेफ्ट मतलब बॉम्बे से निकले कहां की तरफ, ठीक है, दिल्ली को, बॉम्बे से दिल्ली के लिए निकल गए। अब बोला कि मैं दिल्ली में जाके क्या करूंगा, प्रमोट करूंगा, क्या प्रमोट करूंगा, ये जो एगिटेशन है, ये जो दैट मीन्स हम जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, इस बिल के अगेंस्ट, इसको प्रमोट करूंगा। तो दैट मीन्स इनका मेन पर्पस था, बोला दिल्ली में प्रमोट करूंगा, फिर दिल्ली से मैं कहां पे जाऊंगा, पंजाब में जाऊंगा। ठीक है, तो जैसे ये गांधी जी दिल्ली पहुंचने वाले होते हैं तो इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, कहां पे, एट पलवल में। तो गांधी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, दिल्ली पहुंचने से पहले ही पलवल में क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। ठीक है, और जैसे ही गांधी जी को अरेस्ट किया गया और इनके अरेस्ट की न्यूज जो है वो एक आग की तरह जो है स्प्रेड होगी थ्रू आउट इंडिया में। और जैसे ही इनकी अरेस्ट की न्यूज स्प्रेड हुई, अब जो थे लोग और गुस्सा हो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट से। पहले ये बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब गांधी के अरेस्ट की न्यूज स्प्रेड होगी, ये लोग और गुस्सा हो गए। और ये प्रोटेस्ट जो था, अगर बात करें तो ये प्रोटेस्ट जो था पहले पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, अब ये वायलेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मतलब बहुत से प्लेसेस में जहां पे ये पीसफुली जो है हेल्ड हो रहा था प्रोटेस्ट, अब वहां पे वायलेंस जो है आपको देखने को मिलेगा, वायलेंस जो है ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, अब ये जो वायलेंस और जब सिचुएशन बस्ट होती गई तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, यहाँ पे मार्शल लॉ इंपोज कर दिया। ठीक है, मार्शल लॉ जो है वो इंपोज किया गया, अहमदाबाद में मार्शल लॉ इंपोज किया गया, इवन पंजाब रीजन में, क्योंकि जो फर्स्ट रीजन जो था वायलेंस का और जो इस प्रोटेस्ट का जो इंपैक्ट हमें देखने को मिला था वो पंजाब में देखने को मिला था। अब पंजाब की बात करते हैं। अब देखो हुआ क्या, अब ये रॉलेट एक्ट आया था। अब रॉलेट एक्ट के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था पंजाब में भी, पंजाब में भी प्रोटेस्ट हो रहा था। अब पंजाब के दो मेन लीडर थे उस टाइम पे जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, उनका नाम था आपके पास डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, LEW, एंड डॉक्टर सत्यपाल मलिक।
ये दोनों पंजाब के अमृतसर रीजन में क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, बहुत ही फेमस लीडर थे उस टाइम पे अमृतसर। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि पंजाब में भी कंडीशन वर्स्ट हो चुकी थी, तो यहां पे इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 9 अप्रैल को इनको अरेस्ट कर लिया, इन दोनों लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। तो देखो अब इन दोनों लीडर्स को जब अरेस्ट किया गया तो इनसे क्या हो गया, अब पंजाब के लोग भी क्या हो गए, गुस्सा हो गए। अब पंजाब के लोगों में और गुस्सा आ गया कि आपने हमारे लीडर्स को क्यों अरेस्ट किया, दे डिमांडेड कि इनको रिलीज किया जाए। अब यहाँ पे रिलीज नहीं किया जा रहा था। अब यहाँ पे देखो, जैसे पंजाब में सरकार को लगा कि कंडीशन बर्स्ट होती जा रही है, कि अब इस कंडीशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो सरकार ने क्या किया, अब आर्मी को डिप्लॉय कर दिया। मतलब अब पंजाब में आर्मी को बुला दिया, और आर्मी को जैसे ही बुलाया, दैट मीन्स पंजाब में भी क्या लगा दिया इन्होंने, मिलिट्री रूल लगा दिया। और आर्मी जो थी किसकी लीडरशिप में आई, यहाँ पे आर्मी के लीडर थे, कमांडर थे, कमांडिंग ऑफिसर थे जनरल ओ डायर। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीधी सी बात बोली जनरल ओ डायर को कि हम मार्शल लॉ लगा रहे हैं, अब तेरे को जैसे पंजाब में तेरे को जैसे सही लगता है वैसा कर, तेरे को बस पंजाब में सिचुएशन को कंट्रोल करना है। जिसने बोला ठीक है जनाब, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या हुआ, अब देखो 9 अप्रैल को यहां पे क्या किया गया था, इनको अरेस्ट किया गया था। अब इनके अगेंस्ट ही क्या, मतलब इनके अरेस्ट के अगेंस्ट जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा था बाय द, मतलब जो नेटिव थे इनके, ठीक है, वहां के जो नेटिव थे पंजाब के, तो वो क्या डिमांड कर रहे थे कि, वो डिमांड कर रहे थे कि रिलीज किया जाए हमारे लीडर्स को, ठीक है, शहाबुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल मलिक को। तो यहीं पे प्रोटेस्ट चल रहा था 13 अप्रैल को। अब लोग क्या हुए, 13 अप्रैल 1919 को कुछ लोग क्या हुए, वहां पे जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग में इकट्ठे होंगे। वहां पे वो क्या कर रहे थे, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंड ये जो प्रोटेस्ट जो था पीसफुली किया जा रहा था, अलॉन्ग विद कुछ लोग वहां पे सेलिब्रेट कर रहे थे क्या, बैसाखी, अपने बच्चों के साथ आए हुए थे बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए, राइट। बट हुआ क्या, जब इसके बारे में पता लगा, तो अब इसके बारे में जब पता लगा जनरल ओ डायर को, जनरल ओ डायर अपनी आर्मी लेके निकल गया। अब अपनी आर्मी लेके निकला, और इसने क्या किया, मतलब जितने भी एंट्री एंड एग्जिट गेट थे जलियांवाला बाग में, उन सबको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। एंट्री एंड एग्जिट गेट पे जाके अपनी गाड़ियां लगा दी, ब्लॉक कर दिया, ठीक है, और अपने सोल्जर्स के साथ जो है वहां पे खड़ा हो गया। इसने ना कोई वार्निंग दी, ना कोई कुछ किया, ठीक है, इसने सीधा सा सीधा अपने सोल्जर्स को एक ऑर्डर किया कि आप क्या कर दो, फायर कर दो। और इसके सोल्जर्स ने भी इसके ऑर्डर का ओबे किया, फॉलो किया, और उन्होंने क्या कर दिया, बिना सोचे समझे जो है फायर कर दिया पीसफुल क्राउड पे। वो चाहे प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जब, तो जिस इंसिडेंट को हम बोलते हैं जलियांवाला बाग मासेकर, ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसको हम बोल, कब हुआ था, अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो ये इसके पीछे रीजन हुआ था। अब देखो जब बाद में रिकॉर्ड आया, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोलती है कि यहाँ पे टोटल 379 जो थे वो किल्ड, कि कितने लोग मरे थे, 379, ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेटली 1100 वर बाउंडेड, जो जख्मी हुए थे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिकॉर्ड था। वहीं पे आईएनसी ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू आईएनसी, इन्होंने बोला कि 1000 वर किल्ड, कि 1000 पीपल जो थे उनकी डेथ हुई थी, वो मारे गए थे इस इंसिडेंट में, एंड 1500 वर इंजर्ड, ठीक है। अगर टोटल देखा जाए तो एक्चुअल में वहां पे जो हमें बुलेट के जो शेल मिले थे, तो वो कितने बुलेट के शेल मिले थे, 1650 बुलेट जो थी वो वहां पे फायर्ड हुई, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे अब रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो उनको टाइटल दिया गया था नाइटहुड का, नाइटहुड का जो टाइटल दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है, उन्होंने उसको क्या कर दिया, रिनाउंस कर दिया, मतलब त्याग दिया।
रिनाउंस, NOUNCE, ठीक है। नाइटहुड का टाइटल जो है रिनाउंस कर दिया गया बाय रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। दैट मीन्स नाइटहुड का टाइटल, दैट मीन्स टाइटल ऑफ सर, राइट। अब इसी के बाद मतलब इसी टाइम पे गांधी ने भी जो केसरे हिंद टाइटल गांधी को दिया गया था, गांधी ने वो रिनाउंस कर दिया। इसके बाद इस जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, इस पे इंक्वायर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक कमीशन अपॉइंट किया गया। उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन, ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद देखो हंटर कमीशन की रिपोर्ट पे भी अगर मैं बात करूं ना, इसके बाद इन्होंने जनरल लॉर्ड डायर पे कोई एक्शन नहीं लिया, उसको बाद में ब्रिटेन में बुला लिया गया, इंग्लैंड में बुला लिया गया, वहां पे एक मजेदार लाइफ जीता था, कोई एक्शन उसके अगेंस्ट नहीं लिया गया। फिर यहाँ पे आते हैं एक सरदार उधम सिंह भाई साहब, जिन्होंने क्या किया था, उधम सिंह ने मारा था किसको, जनरल ओ डायर को, ठीक है, जनरल ओ डायर को कब मारा था, ऑन 13th ऑफ मार्च 1914 को, 1940 को, ठीक है। कहां पे मारा था, एट कैक्सटन हॉल इन लंदन, लंदन में मारा था, ठीक है। और बाद में सरदार उधम सिंह को हैंग कर दिया गया था इन 1940 में, बट जो इनकी अस्थियां जो वापिस आई थी इंडिया में, वो आई थी 1974 में, राइट। तो ये बात भी यार देखो, जनरल लॉर्ड डायर को मारने के बहुत मौके मिले थे, किसको, सरदार उधम सिंह को। इवन सरदार उधम सिंह ने इनके घर पे एज ए सर्वेंट भी काम किया, ठीक है। तो एक दो जब ये गोल्फ खेल रहा होता था, मतलब कौन, सरदार सॉरी ये जनरल लॉर्ड डायर, तो उस टाइम पे सरदार उधम सिंह के पास बहुत मौके थे कि वो मतलब चांसेस थे कि वो उसको पीछे से मार सकता था। तो यहाँ पे उधम सिंह के एक फ्रेंड ने पूछा कि तेरे पास इतने मौके थे, आज भी तेरे पास मौका था, ठीक है, चांस था, तूने क्यों नहीं मारा। तो उधम सिंह ने एक बात बोली थी, बोला मैं इसको सबके सामने मारूंगा और इसके पीठ पे वार नहीं करूंगा, इसकी छाती पे वार करूंगा, इसके सामने से इसको मारूंगा, राइट। फिर जब कैक्सटन हॉल में ये जब स्पीच दे रहा था, इसको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था जनरल ओ डायर को, तो इसने यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जैसे ही बात कर रहा था, उसके बाद इसने जो है सीधी इसको गोली मार दी। तो ये बात हुई, डन इतना। अब बात देखो, अब एक तो देखो लोगों में गुस्सा था, ये जो आपके पास रॉलेट एक्ट आया, उसके बाद हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब इसी टाइम पे एक और मूवमेंट स्टार्ट होगी इंडिया में, खिलाफत मूवमेंट, जो आपके पास 1919 से 22 तक चलेगी। अब देखो इसके पीछे रीजन क्या था खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होने के पीछे, तो थोड़ी सी बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में। अब देखो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, अब वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे टर्की जो था वो किसके अगेंस्ट था, ठीक है, अगेंस्ट था ब्रिटिश के। और ये टर्की जो था वो किसके एली था, एली था आपके पास जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया का, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया का साथी था। तो अल्टीमेटली ठीक है किसके अगेंस्ट था, टर्की, टर्की जो था आपके पास ब्रिटिश के अगेंस्ट था। तो जैसे वर्ल्ड वॉर 1 ब्रिटिश जीतेगी, अब ब्रिटिश जीत गई वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। तो यहां पे ब्रिटिश ने अब क्या किया, टर्की के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिए, मेजर्स लिए। तो अब क्या होता था, जो टर्की का उस टाइम पे सुल्तान होता था, जिसको बोलते थे खलीफा, कैलिफ भी बोलते थे और खलीफा भी बोलते थे। और खलीफा को क्या किया जाता था, थ्रू आउट वर्ल्ड में जितनी जो मतलब थ्रू आउट वर्ल्ड में मुस्लिम कम्युनिटी जो है, वो सारे के सारे खलीफा को क्या कंसिडर करते थे, अपना रिलीजियस हेड। मतलब रिलीजियस हेड किसको कंसीडर किया जाता था, जो सुल्तान था टर्की का, मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा। वर्ल्ड में चाहे वो इजिप्ट में है, कहीं पे भी है, इंडिया में है, पाकिस्तान में, कहीं पे भी है, मतलब बात कर रहा हूं उस टाइम पे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, उसको खलीफा को जो है मतलब सुल्तान को जो खलीफा कंसीडर करते थे, दैट मीन्स रिलीजियस हेड कंसीडर करते थे। अब देखो हुआ क्या,
अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 ये सुल्तान को जो है डिपोज कर दिया, उसकी पावर से हटा दिया, उसके थ्रोन से हटा दिया, और इवन उसकी टेरिटरी भी छीन ली। तो अल्टीमेटली अब सुल्तान की सपोर्ट में थ्रू आउट मुस्लिम वर्ल्ड में क्या हो गया, मतलब जितनी भी मुस्लिम नेशंस थी या मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे, उन्होंने थ्रू आउट वर्ल्ड में एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। मतलब खिलाफत मूवमेंट क्यों, यहाँ पे जो है मतलब खिलाफत की सपोर्ट में, कैलिफ की सपोर्ट में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, राइट। तो एक खिलाफत मूवमेंट जो है ये हमें देखने को मिलेगी इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में भी क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट जो है वो ब्रेकआउट हुई। तो इंडिया में भी खिलाफत मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होगी, और इस मूवमेंट के थ्रू जो इंडिया के मुस्लिम से उन्होंने अपनी डिमांड जो है वो पुट फॉरवर्ड करी, डिमांड्स पुट फॉरवर्ड करी किसके आगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी डिमांड्स बताई, जिसमें इन्होंने क्या बोला कि जो खलीफा है, कैलिफ जो है, उसकी पोजीशन जो है उसको रिस्टोर की जाए। कि मतलब उसको फिर से जो है सुल्तान बनाया जाए टर्की का, ठीक है। सेकंड यहां पे क्या बोला कि जो बोला कि खिलाफत का और जो आपके पास कैलिफ जो है, और कैलिफ का क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, किस पे होना चाहिए, ओवर द मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस, मतलब मुस्लिम के जितने भी रिलीजियस और सेक्रेड प्लेसेस हैं उन पे किसका कंट्रोल होना चाहिए, खलीफा का कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। शुड बी रिटेन्ड, तो वो आप क्या कर दो, वापिस कर दो उनको, ये बात बोली। एंड थर्ड यहां पे क्या बोला कि बोला इन टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट, जो आपने टेरिटोरियल एडजस्टमेंट करी है आफ्टर द वॉर, मतलब वॉर के बाद इन्होंने क्या किया था, टेरिटोरियल एडजस्टमेंट करी थी, रीमा को पता ही होगा, हमने जब वर्ल्ड हिस्ट्री करी थी, कि मतलब जो भी टेरिटरीज इनको वापस करी गई थी जिस भी नेशन को, टेरिटोरियल एडजस्टमेंट में क्या बोला मतलब जो वॉर के बाद की गई थी कि खलीफा को क्या किया जाए, खलीफा को इतनी शुड बी लेफ्ट विद सफिशिएंट टेरिटरीज, कि मतलब उसको जो है सफिशिएंट टेरिटरीज जो है उसको वापस कर दी जाए, उसको दे दी जाए सफिशिएंट टेरिटरीज, ठीक है। तो ये डिमांड जो थी खिलाफत मूवमेंट द्वारा जो है वो करी गई, पुट फॉरवर्ड करी गई बाय द इंडियन मुस्लिम, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं खिलाफत कमेटी की। अब ये जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट करी, कौन मेन लीडर थे, वो सब बात करेंगे। तो अब यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमेटी की, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमेटी की बात करें तो ये बॉम्बे में स्टार्ट हुई थी, मतलब कमेटी जो फॉर्म हुई थी वो बॉम्बे में फॉर्म हुई थी, मतलब 1919 में ही फॉर्म हुई थी, अर्ली 1919 में। और इस कमेटी को फॉर्म करने के पीछे जो मेन लीडर थे, और जो ही मेन लीडर थे खिलाफत मूवमेंट के, अगर मेन लीडर्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे याद रखना, मेन लीडर थे आपके पास अली ब्रदर्स, अली ब्रदर्स, जिसमें आपके पास शौकत अली एंड आपके पास मोहम्मद अली देखने को मिलेंगे, ये दो मेन लीडर थे। इनके साथ साथ हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी,
ये मेन लीडर थे आपके पास, ठीक है। अली ब्रदर्स तो मेन थे, साथ में ये भी बात याद रख लेना। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने मतलब थ्रू इंडिया में क्या किया, खिलाफत मूवमेंट जो है स्टार्ट करी। इतनी बात क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड होगी। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का मतलब कि अब इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया के जितने भी मुस्लिम थे वो क्या आएंगे, इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ये कहां पे होती है, हेल्ड होती है दिल्ली में। दिल्ली में हेल्ड हुई कब, 22 टू 23 नवंबर में। कौन सा ईयर है, 1919 की ही बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किए, जितने भी इंडिया के मुस्लिम थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एंड इन्होंने अब यहाँ पे किसकी बात करी, मुस्लिम्स ने बोला कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनसीएम स्टार्ट करेंगे। एनसीएम का मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की जाएगी विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। कि यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है हम स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, राइट। ये बात क्लियर हुई। तो इसी कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर हसरत मोहानी जो थे, मोहानी भाई साहब ने एक बात करी कि बोला अब हम क्या करेंगे इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, गिव अ कॉल फॉर बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। तो यहाँ पे ब्रिटिश गुड्स के बॉयकॉट करने की बात करी गई बाय हसरत मोहानी द्वारा, डॉक्टर हसरत मोहानी ने बात करी, राइट। ये बात क्लियर हुई। तो ये ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट करने की बात करी गई, ठीक है। कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब उनके साथ जो है नॉन कॉपरेट मूवमेंट जो है हम स्टार्ट करेंगे, राइट। कि उनके साथ हम कॉपरेशन बंद कर देंगे, अब हम उनके साथ कोई सहयोग नहीं करेंगे, राइट। तो अब देखो इसके बाद बात करते हैं मतलब ये 1920 की बात कर रहे हैं, अप्रैल 1920 की, जब यहाँ पे क्या होगा, अलायंस होगा ऑफ खिलाफत कमिटी का विद कांग्रेस के साथ। खिलाफत एंड कांग्रेस का क्या होगा, अब अलायंस होगा, क्योंकि खिलाफत में कौन थे, मुस्लिम लीडर्स थे, मुस्लिम्स थे। ये स्टार्ट की गई थी बाय द मुस्लिम्स, कांग्रेस में आपको हिंदूज भी मिलेंगे। तो यहीं पे अब रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा गांधी का। अब देखो यहाँ पे अप्रैल 1920 की बात है। अप्रैल 1920 में यहाँ पे शौकत अली आएंगे। शौकत अली की बात करी अभी हमने, शौकत अली जो मेन लीडर थे। अब शौकत अली आए, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करी, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने सीधी सी बात बोली कि ये हमारी डिमांड है, आप खलीफा को रिस्टोर कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम शांत बैठ जाए। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीधी सी बात करी कि बोला हम तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम लोग बेली बकवास करते हो, हमें तुम्हारी बातों से फर्क नहीं पड़ता। तो इसके बाद शौकत अली ने इन रिस्पॉन्स में क्या बोला, बोला कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट की जाएगी। बोला अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। बोला ये तो इन्होंने पहले भी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में, खिलाफत कॉन्फ्रेंस में बात करी थी। बोला बट ये जो ऑल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट होगी ये ज्वाइंटली स्टार्ट होगी, ये ज्वाइंट मूवमेंट होगी। ज्वाइंट मूवमेंट मतलब कि ये जो ज्वाइंट मूवमेंट होगी हिंदू एंड मुस्लिम की, मतलब यहाँ पे हिंदूज भी इस मूवमेंट का पार्ट होंगे, आप देख लेना। दैट मीन्स इन्होंने बात करी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, कि बोला ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगी ज्वाइंट मूवमेंट होगी हिंदू मुस्लिम की, ठीक है, अगर आप हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं करते हो, ठीक है। और बोला कि ये जो हिंदू मुस्लिम मूवमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर आपने हमारी डिमांड्स को नहीं माना तो ये जो मूवमेंट जो स्टार्ट की जाएगी अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी की लीडरशिप में की जाएगी। अब गांधी का नाम सुन के तो वैसे ही डर सकते थे लोग उस टाइम पे, ये बंदा तो पागल है, ये पता नहीं क्या कर देगा, इसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत है, ठीक है, अगर इसको कुछ हुआ तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसने मतलब शौकत अली ने ये हथियार अपनाया कि चलो गांधी के नाम पे इनको देखते हैं करके कि गांधी के नाम पे मानते कि नहीं मानते।
अब जैसे शौकत अली ने ये बात करी कि हम क्या करेंगे, ज्वाइंट हिंदू मुस्लिम मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी। और गांधी जी थोड़े से हो गए खुश कि हाँ यार मेरा नाम ले दिया कि अब तो मेरे को और फेम मिल जाएगी, लोग मेरे को और पसंद करना स्टार्ट कर देंगे। तो गांधी ने फिर क्या किया, गांधी ने बोला शौकत अली को और खिलाफत कमेटी को बोला कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करता हूं, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करता हूं अपनी तरफ से, राइट। और यहीं से क्या हुआ, अब गांधी जी को क्या कर दिया गया, जब गांधी जी ने बोला इनको कि मैं तुम्हें फुल सपोर्ट कर रहा हूं, तो गांधी को अब ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, खिलाफत कमेटी ने क्या किया, अपना प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर दिया। दैट मीन्स फिर इसके बाद गांधी को अपॉइंट कर दिया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना। इतनी बात क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, एक मीटिंग होगी कमेटी की, मतलब ये जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी थी इसकी मीटिंग हुई इलाहाबाद में। इलाहाबाद मीटिंग ऑफ खिलाफत कमेटी, ये आपके पास हेल्ड होगी फ्रॉम 1 जून टू 3 जून, राइट। कब हुई, 1920 में। अब इस मीटिंग को, खिलाफत कमेटी की मीटिंग को, इसको अटेंड किया गया बाय बोथ द खिलाफत लीडर्स। खिलाफत लीडर्स ने तो किया अलॉन्ग विद कांग्रेस के कुछ लीडर्स से, इन्होंने भी क्या किया, इसको अटेंड किया। और यहाँ पे इस मीटिंग में, ये जो मीटिंग हुई, गांधी ने भी इस मीटिंग को अटेंड किया, अल्टीमेटली कांग्रेस के लीडर्स ने भी अटेंड किया। तो यहाँ पे इस मीटिंग में अब यहाँ पे डिसाइड कर दिया गया, दैट मीन्स डिक्लेयर कर दिया गया कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दैट मीन्स इलाहाबाद मीटिंग जो थी खिलाफत कमेटी की, यहाँ पे डिक्लेयर किया गांधी ने कि अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो है हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर देंगे, मतलब उनके साथ जो है हम सहयोग नहीं करेंगे। तो ये बात बोली गई। और बोला ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो प्रोग्राम रहेगा, इसके अंडर क्या किया जाएगा, इसके अंडर बोला सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट करेंगे किसका, ऑफ ऑल गवर्नमेंट जॉब्स का, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है उनका बॉयकॉट किया जाएगा। अलॉन्ग विद बॉयकॉट किया जाएगा यहाँ पे जितने भी टाइटल्स कन्फर्ड किए हैं या टाइटल्स प्रोवाइड किए गए हैं बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है, उनको क्या कर दिया जाएगा, उनका बॉयकॉट कर दिया जाएगा। एंड थर्ड यहाँ पे क्या बोला कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस जो है वो यहाँ पे करेंगे, इस प्रोग्राम का पार्ट रहेगा नो पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई भी टैक्सेस पे नहीं करेगा। इसके थ्रू जो है हम क्या करेंगे, शो करेंगे अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये बात क्लियर हुई? यस सर। तो यहाँ पे मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया कि आप खिलाफत मतलब इस कमेटी में, इलाहाबाद मीटिंग में, कि हम जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ये मीटिंग एंड होती है तो गांधी ने, मतलब इस मीटिंग के थ्रू गांधी ने एक अल्टीमेटम दिया। गांधी ने किसको अल्टीमेटम दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सीधी सी बात बोली, बोला कि अगर जो भी इंसिडेंट हुआ है, चाहे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, जो आपने जनरल डायर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया, कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, और ये जो खिलाफत मूवमेंट जो स्टार्ट हुई है, अगर आप हमारी डिमांड्स को नहीं मानते हो, मतलब पहले खिलाफत की डिमांड्स को मानो, साथ में हमारी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, अगर उनके अगेंस्ट भी आप अगर नहीं लेते हो एक्शन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन 1 अगस्त 1920 को आपके पास खिलाफत मूवमेंट जो है वो स्टार्ट। 1 अगस्त 1920 को क्या हो जाएगा, आपके पास खिलाफत मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो, सॉरी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर इतनी बात? यस सर। क्लियर? चलो अभी और करना है कि बस करें?
जल्दी से बोलो। सर ठीक है इतना। चलो ठीक है, फिर कल स्टार्ट करते हैं 1 अगस्त से। 1 अगस्त ऑफ 1920 को जब आपके पास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी ऑफिशियली। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना पढ़ लेना। ठीक।